हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक ईवीएस की, जिसमें सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस और जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ये सब हम लोग सीटेट की तैयारी के जिन लोगों का एग्जाम सीटेट में जुलाई में है, सीटेट का एग्जाम, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। साथ ही साथ एनसीईआरटीज़ की जो बुक होती है वो सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट चूंकि मेंशन है सीटेट के सिलेबस में कि 15 नंबर में एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ईवीएस में जो 15 नंबर का पोर्शन होता है उसमें पूछा जाता है, तो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक जो है वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जिन लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखी होगी वो लोग देख भी लेंगे कल की वीडियो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बता देंगे, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? कहानी सपेरों की। क्या नाम है उसका? कहानी सपेरों की। कल के चैप्टर का क्या नाम देखा था हम लोगों ने? था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ये था। बट आज का चैप्टर जो है कहानी सपेरों की, इसमें क्या है पढ़ते हैं हम लोग इसको स्टोरी के माध्यम से। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा उसे। मैं हूँ आर्यनाथ। आर्यनाथ हैं, वो कहानी को बता रहे हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? आर्यनाथ बोल रहा, हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। क्या कह रहा है आर्यनाथ? कि यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। और हमारे लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो है कालबेलिया किसे कहते हैं? जो सांपों को पकड़ते हैं, सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से भी सुनाते। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आर्यनाथ अपने दादाजी की स्टोरी बताने जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो कालबेलिया किसे बोलते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें ये है नाग गुम्फन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नाग गुम्फन क्या होता है? यहाँ देखिए दिया हुआ है। पूछा पूछा भी गया है पहले भी कई बार, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। नाग गुम्फन क्या होता है? ये एक रंगोली डिज़ाइन होती है। क्या? ऐसे डिज़ाइन रंगोली जो है, ये जो नाग गुम्फन होती है एक तरह की डिज़ाइन होती है जिसको रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। पूछा जाए कि नाग गुम्फन का यूज, नाग गुम्फन क्या है, तो ये एक डिज़ाइन होती है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। अब आगे हम लोग चलते हैं कि देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट क्या है? ये यादें हैं दादाजी की, तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से, देखते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या मिलता है? मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। आर्यनाथ बता रहा है अपने दादाजी की कहानी। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठा करते थे। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा। कौन बोल रहा है? आर्यनाथ बोल रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे, बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा, मतलब किस सांप ने काटा, उसके डंक के निशान से पहचाना जा सकता है, और उसे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। ठीक, कभी कभी कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। आर्यनाथ बता रहा है ये सब। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। मतलब सांप के जहरीले दांतों को लोग निकाल भी लेते हैं जिससे जहर ना रहे, और उस नली को भी बंद कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे हमने आप लोगों को बताया, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर क्या है अब क्या करें? इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखते हैं हम लोग। इसमें इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने कानून बना दिया है। कहाँ पे है ये देखते हैं।
इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रह सकता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लोग जानवरों को मारते हैं उनके खाल ऊँची दामों पर बेचने के लिए। कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि हाथी को उसके दाँतों के लिए, गैंडे को उसकी खाल के लिए, मतलब किसकी, मगरमच्छ को खाल के लिए जानवरों को लोग मारते हैं। तो इसलिए सरकार ने कानून बना रखा कि जंगली जानवर को ना तो कोई पकड़ सकता और ना ही मार सकता है। ये हो गया, ये आर्यनाथ अपनी स्टोरी बता रहे हैं इसमें, तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट ये मिली। अब आगे देखते हैं। आगे की लाइन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्यनाथ क्या बोल रहा है कि सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है। क्या है, सांप कालबेलिया जो होते हैं उनकी पूंजी होती है, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोग सांप को तोहफे में देते हैं, तो वो कालबेलिया जाति के लोग होते हैं जो सांप को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो सांप जैसी मुद्राएं किस डांस में होती है? कालबेलिया डांस में। अब ये हो गया इसमें इम्पोर्टेंट। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? एक यहाँ देखिए ये लाइन है इम्पोर्टेंट इसमें, सॉरी, इम्पोर्टेंट लाइन इसमें ये है कि बीन, तुम्बा, खजरी, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल जो है, ये बीन पार्टी बनाने के लिए बात हो रही है। तो उसमें जो बीन, तुम्बा, खंजरी ये जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल नहीं बनाई जाती। बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बना होता है? लौकी के सूखे बीजों से बना होता है। आर्यनाथ, जब सरकार ने कानून बना दिया तो ये लोग सांपों को जब नहीं पाल सकते हैं, तो वही बता रहा है कि हम लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। तो बता रहे हैं कि तुम लोग एक बीन पार्टी बना करके एंटरटेन करके लोगों को पैसे कमा सकते हो, ये बता रहा है। और जिंदगी में खाना बनाना, ये हो गया इसमें इम्पोर्टेंट। अब और इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं इसमें, क्या इम्पोर्टेंट लाइन है और है, ये है इम्पोर्टेंट इसमें। क्या तुम जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के, कितनी तरह के? 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। और वो कौन-कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नाग है, ये दुबैया, करैत और अफाई ये है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दाँतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। मतलब जब सांप किसी को काट लेता है तो जो दवा दी जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनी होती है। ये जितना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंट लाइन। ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लेसन। कौन सा लेसन? ये तो हो गया सेकंड चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं थर्ड लेसन। थर्ड लेसन देख लेते हैं कि थर्ड लेसन क्या है। थर्ड लेसन का नाम है चखने से बचने तक। सेकंड का क्या नाम था? सेकंड का नाम था, क्या था? कहानी सपेरों की थी। और अब क्या है? चखने से बचने तक, ये थर्ड लेसन है। पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है। ये स्टोरी है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। आगे देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखते हैं हम लोग। इसमें 2 बहनें, झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर झुम्पा, और क्या नाम है, झूलन और झुम्पा की कहानी है। दोनों टेस्ट को पहचान रही हैं। उसकी आंखों पे पट्टी लगा के उसके मुंह में उसकी बहन डाल रही है कि बताओ, पहचान के बताओ कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। तो ये है चखने से बचने तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जीभ के कौन से हिस्से में सबसे मतलब जीभ के किस हिस्से से पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है। तो ये देखिए जीभ बना हुआ है ना, जो है जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ। तो
कुछ खाने की चीज़ों को मुँह में किसी और हिस्से पर रखो, होठ, तालू, जीभ के नीचे, और टेस्ट का पता लगाओ कि किस तरह से जो है कौन-सा टेस्ट पता चल रहा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जीभ के किस हिस्से में कौन-सा टेस्ट आता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये देखिए जीभ है, और ये इसको कौन-सा भाग बोलते हैं? इसको अग्रभाग बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको अग्रभाग बोलते हैं, फंगिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगिफॉर्म या अग्रभाग बोलते हैं। अग्रभाग यहाँ पे क्या होता है टेस्ट? यहाँ पर कौन-सा टेस्ट होता है बताती हूँ। यहाँ पे होता है मीठा और नमकीन का टेस्ट। यहाँ से आगे वाला जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, वहाँ से हम लोग मीठा और नमकीन जब कुछ खाते हैं तो उस टेस्ट का पता चलता है हम लोगों के जीभ के अगले हिस्से से। जो अगला हिस्सा होता है उसे अग्रभाग या फंगिफॉर्म बोलते हैं, उसका नाम होता है। या अग्रभाग ये हो गया। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? पश्चभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चभाग बोलते हैं। पश्चभाग बोलते हैं या फिलीफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ से कौन सा टेस्ट आता है? यहाँ से खट्टा। जब हम लोग कुछ खट्टा खाते हैं तो कैसे पता चलता है खट्टा है? टेस्ट का पता कैसे चलता है? तो वो पश्चफॉर्म जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, वहाँ से पता चलता है। आगे के हिस्से से क्या पता चलता है? मीठे और नमकीन का पता चलता है। पीछे वाले से खट्टे का, और बीच वाले से खट्टे का पता चलता है। और पीछे जो पश्च भाग होता है जीभ का, सॉरी पार्श्व भाग इसे बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? सॉरी, ये पार्श्व भाग होता है। ये पार्श्व भाग होता है। बीच वाला को बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोला जाता है? पार्श्व भाग बोला जाता है, सॉरी। और पीछे वाले को जो है पश्च भाग बोला जाता है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? कड़वा और तीखा। जब कोई चीज़ कड़वी और तीखी होती है तो वो हम लोगों को कैसे पता चलती है? जीभ के पिछले हिस्से से। ठीक, तो ये हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जीभ के तीन हिस्से से हमें स्वाद का पता चलता है। अग्रभाग से मीठे और नमकीन का, अगले हिस्से से और बीच वाले से खट्टे का, खट्टा जो होता है उसका टेस्ट पता चलता है, और पीछे से कड़वे और तीखे का पश्च भाग का। अग्रभाग, पार्श्व भाग, बीच वाले को पार्श्व बोला जाता है और पीछे वाले को पश्च बोला जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, चखने से पचने तक जो लेसन है। ये हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो है जीभ लार हो पाया जाता है ना, जीभ देखते हैं हम लोग लार पाया जाता है, तो लार में जो है क्या होता है? टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ-कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। तो ये देखिए, इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे कि खाना जो है पाचन किस तरह से होता है, पाचन तंत्र का एक वीडियो अलग से बना देंगे। जिस तरह से भोजन का पाचन किस तरह से होता है, पूरी वीडियो बना देंगे। आप लोग उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्या है? क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? भूख लगने पर सच में पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बच्चे हैं, भूख लगने पे जो अलग-अलग सबकी कंडीशन होती है भूख से, तो ये बोली कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, और ये बोल रहा है जब मुझे भूख लगती है तो गुस्सा आता है, और ये बोली कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। डॉगी बोल रहा है मुझे भूख लगती तो मैं भी रोता हूँ, और ये बच्चा क्या बोला, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका-थका महसूस करता हूँ। मतलब भूख लगने पे कैसी-कैसी लोगों की स्थिति होती है, सब अपनी बता रहे हैं। इसमें क्या है? नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज़। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज़ क्या है? नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टियाँ होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ़! कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वो बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वो उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, और कहा ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए। ठीक, यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल के खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज़ पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज़ चढ़ाना क्यों है? नीतू ये सोच रही है। डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज़ चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज़ क्या होता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हम लोगों को पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कम एनर्जी होती है, फैट से कम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में होती है। लेकिन फिर भी हम लोग फैट ज़्यादा ना फैट क्या मतलब वसा, घी, तेल, इन सबको ज़्यादा ना खा करके कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आसानी से एक तो पच जाता है, दूसरी बात क्या होती है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और फैट जो होता है वो पचने में भी टाइम लेता है और एनर्जी भी उससे देर में मिलती है। ये कारण है। ये हो गया इसमें इम्पोर्टेंट। अब क्या है? कहानी खिड़की वाले पेट की। ये एक पोयम है, इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहिएगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। फिर यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग ये कहानी। पेट में झाँका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह 1822 में
18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वो गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोन के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मॉर्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की, धीरे-धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मॉर्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह से जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट है इसमें ये इम्पोर्टेंट है उसमें। वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्हें यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए तो खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाला, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री। तो पेट के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 30 सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा, वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी उन्होंने एक सारणी बना ली, एक तालिका बना ली। डॉक्टर ने मार्टिन के पेट से पाचक रस को निकाला और उसको एक गिलास में रखा और काउंट किया कि कितना टाइम लगा किस चीज़ को पचने में। तो ये देखिए दी हुई है तालिका जो इंपॉर्टेंट है कि कच्चा दूध जो है वो पचने में लगा समय, पेट में जब वो पाचक रस रहता है तो कितने टाइम में पक जाता है, और जब पेट के पाचक रस को गिलास में निकाल लिया गया है तो कितना टाइम लग रहा है। कच्चे दूध को पेट में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। और जब वो गिलास में उसी दूध को उसी पाचक रस में पचाया जा रहा है तो 4 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। उबला हुआ दूध कितना लग रहा है? 2 घंटे, जबकि गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा कितना टाइम ले रहा है? 3.5 घंटे। और बाहर कितना, गिलास में कितना लग रहा है? 8 घंटे लग रहे हैं। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे लग रहा है, बाहर गिलास में 6 घंटे 30 मिनट, 6.5 घंटे। और कच्चा अंडा जो फेटा हुआ वो 2 घंटे, और यहाँ पे गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। फिर कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट और यहाँ 4 घंटा। मतलब कितना डिफरेंस है। वही पाचक रस है लेकिन वो जब मनुष्य के पेट से बाहर निकल जा रहा है, एक गिलास में रखा गया तो उसमें पचने में कितना टाइम लग रहा है, और वही पाचक रस जब हमारे पेट में होता है तो भोजन को कितने जल्दी पका देता है। तो ये डिफरेंस है। कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर पूछ रहा मॉर्टिन से। डॉक्टर बोमोंट ने मॉर्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? बिल्कुल, हम लोगों ने ये सारणी भी देखी कि कैसे खाना जो जल्दी पच जा रहा है। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मॉर्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंसान जब स्ट्रेस में रहता है, परेशान होता है तो उसकी पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं पचा पाता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। तो पेट का जो पाचक रस होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? एसिड होती है, अम्लीय होती है। ये इंपॉर्टेंट रखेगा। और कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से कहे। तो कहो कैसी लगी मॉर्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? ये थे डॉक्टर बोमोंट ने जो प्रयोग किए पेट की, कि किस तरह से पेट हमारा खाने को पचाता है। ये था इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसको हम लोग पाचन तंत्र को जो है अच्छे से पढ़ लेंगे एक अलग वीडियो में, जिससे हम लोग जो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको अच्छे से कवर कर पाएँ हम लोग। ये था इम्पोर्टेंट। अब क्या है इसमें? सही खाना और सही सेहत। ये क्या है? डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए। कौन कौन से 2 बच्चे थे? एक थी रश्मि और एक था कैलाश। एक थी रश्मि और एक था कैलाश। क्या है? 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं लगती। और खाना क्या खाती है? पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिल जाए तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। ये है रश्मि की कहानी। और कैलाश की क्या प्रॉब्लम है? ये 7 साल का है और उम्र में बड़ा है, शरीर इसका मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं करता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना ये क्या खाता है? घर का बना
खाना उसको पसंद नहीं आता, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी से दूर भागता है, बाज़ार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है उसे। तो इससे क्या ये इस लेसन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है पोषण, भोजन पढ़ना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो संतुलित आहार होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब विटामिन वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हम लोग अलग वीडियो बनाएँगे, पाचन की और ये पोषण की, ये अलग वीडियो बनाएँगे। तो डॉक्टरों ने क्या बोला कि दोनों का कद और वज़न नापा और जाँच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है और वो क्या है? सही खाना। संतुलित आहार क्या होता है? इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। मतलब ये इसमें ये बताया गया कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको संतुलित आहार, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं और बहुत सारे अच्छी फैमिली के बच्चे भी कुपोषित रह जाते हैं। जिस तरह से ये कैलाश है, इसको खाना तो इसकी फैमिली में खाना तो अच्छा मिलता है बट वो खाता अच्छा नहीं है, फास्ट फूड खाता है। तो इसलिए सही भोजन, संतुलित भोजन लेना चाहिए। इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है? विटामिन पढ़नी पड़ेगी, प्रोटीन मतलब संतुलित आहार पढ़ना पड़ेगा पूरा और जो है पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये तो हो गया आज का पॉइंट। सेकंड, थर्ड चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। कालबेलिया और कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम लोग क्लास लेसन 4th और 5th को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर आप लोगों को इस तरह से पढ़ना नहीं पसंद आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।